हाल ही में भारत के 3 वेटलैंड को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। इस तरह भारत के रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। जब भी रामसर साइट्स की बात आती है तो दिमाग में कई तरह के प्रश्न दौड़ते हैं, जैसे ये रामसर साइट्स होते क्या हैं तथा इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति IAS एकेडमी। आज के वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे जो रामसर साइट से संबंधित हैं। ईरान के शहर रामसर में 1971 में यूनेस्को ने विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की एक ग्रैंड मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि हम सब मिलकर विश्व भर में फैले वेटलैंड की पहचान करेंगे तथा उनका संरक्षण करेंगे। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि वेटलैंड का आगे सस्टेनेबल इस्तेमाल करेंगे। इस सम्मेलन को रामसर कन्वेंशन कहा गया तथा रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जिन वेटलैंड्स की पहचान होनी थी उन्हें रामसर साइट्स कहा जाने लगा। 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन को फाइनलाइज किया गया और आगे 1997 से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। 1974 में पहले वेटलैंड की पहचान ऑस्ट्रेलिया में हुई, जो कोवर्ग पेनिनसुला था। अब तक लगभग 2500 से ज़्यादा वेटलैंड्स की पहचान पूरी दुनिया में की गई है। यूनाइटेड किंगडम 175 वेटलैंड्स के साथ पहली स्थान पर है, वहीं मैक्सिको 144 वेटलैंड्स के साथ दूसरे स्थान पर है। 85 रामसर साइट्स के साथ भारत तीसरे स्थान पर है, वहीं 82 रामसर साइट्स के साथ चाइना चौथे स्थान पर है। 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन को अपनी सहमति दी। चिल्का लेक ओडिशा तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के पहले रामसर साइट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका रामसर साइट हिमाचल प्रदेश है। अब तक दुनिया के 172 देशों ने रामसर कन्वेंशन को अपनी सहमति दी है। अब उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं जो रामसर साइट्स से रिलेटेड है। रामसर साइट्स होते क्या हैं तथा इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। रामसर साइट्स वास्तव में वेटलैंड या आर्द्रभूमि होती है। वेटलैंड या आर्द्रभूमि, जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट है, वैसी भूमि होती है जहां पर पानी का जमाव होता है। पानी का यह जमाव स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। नदी और वेटलैंड में अंतर होता है। नदी में पानी बहती हुई अवस्था में होता है, जबकि वेटलैंड में पानी का जमाव होता है। पानी का जमाव वेटलैंड में भी होता है और झील में भी होता है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लेक और वेटलैंड में भी अंतर होते हैं। सबसे पहले लेक को समझते हैं। लेक पानी से भरा हुआ वैसा क्षेत्र होता है जहां पानी की गहराई 3 मीटर से ज़्यादा होती है। लेक का एरिया 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है तथा लेक एक्वेटिक प्लांट्स के मामले में बहुत रिच नहीं होते हैं। मतलब इनके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। लेक के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन वैसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अब वेटलैंड की बात करते हैं। वेटलैंड पानी से भरा हुआ वैसा क्षेत्र होता है जहां पानी की गहराई 3 मीटर से कम होती है। अतः ऐसी भूमि को दलदली भूमि या उथली भूमि भी कहते हैं। इनका एरिया 10 हेक्टेयर से कम होता है। इनमें एक्वेटिक प्लांट्स की बहुतायत होती है, साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वेटलैंड वैसी भूमि होती है जो बहुत सारे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के निवास स्थल के रूप में कार्य करती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वेटलैंड को कंजर्वेशन की बात की जाती है। मतलब सामान्य अर्थों में अगर हम समझें तो वेटलैंड पानी से भरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जो न्यूट्रिएंट्स के मामले में बहुत रिच होते हैं, जहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। ये एक्वेटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जिनको मैक्रोफाइट्स कहा जाता है। मैक्रोफाइट्स वैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ऐसी भूमि या ऐसी लैंड कई सारे जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के निवास स्थल के रूप में कार्य करते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर इनका कंजर्वेशन बहुत आवश्यक होता है।
ऐसे वीडियोस के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि आपके अंदर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की एक सही समझ विकसित की जाए। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।